रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है? रिफ्रैक्शन का मतलब ये होता है, जैसे रिफ्लेक्शन का देखा था, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन अ स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस, उसको तो बोलते हैं रिफ्लेक्शन। टकराई और टकराकर वापस आ गई। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट when it goes from one medium to another, when it goes from one medium to another, इसको बोल देते हैं रिफ्रैक्शन। अच्छा एक तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। इसके बाद में एक ये चीज़ बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि कॉज बताना है आपको, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, बताएंगे? कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ये होता है कि व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम one medium to other, its speed changes. That's why refraction occurs. तो लाइट का जो मुड़ना है ना, उसी को रिफ्रैक्शन बोल देते हैं। और जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसकी स्पीड हमेशा चेंज होती है। फॉर एग्जांपल ऐसे सोचकर देखिए कि अगर लाइट एयर से सॉलिड के अंदर एंटर करेगी तो एयर क्या है? रेयरर मीडियम। रेयरर मीडियम का मतलब खुला खुला मीडियम। और जब वो सॉलिड के अंदर एंटर करेगी, जैसे कि एक ग्लास स्लैब होता है, तो जब वो सॉलिड के अंदर एंटर करेगी तो क्या होगा? सॉलिड में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, सॉलिड के जितने भी इंटर एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, वो सारे के सारे क्लोजली पैक्ड हैं। ठीक है, तो वो लाइट को आसानी से पास नहीं होने देंगे। ठीक है, एयर में सब पार्टिकल्स खुले खुले थे, तो एयर में हम खुद भी अपना हाथ ऐसे मूव कर सकते हैं आसानी से। और लाइट जो है, लाइट जैसे ही सॉलिड के अंदर एंटर करेगी तो वो पार्टिकल्स उसको रोकने की कोशिश करेंगे, तो लाइट का पाथ सीधा ना रहकर थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, मुड़ जाएगा। उस बेंडिंग को ही, लाइट के बेंडिंग को ही हम रिफ्रैक्शन बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा जी। और रिफ्रैक्शन के एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ क्या होता है? रिफ्रैक्टिंग ग्लास स्लैब। अब इसमें एक लाइट रे ऐसे आई, अब जिस पॉइंट पर लाइट रे स्ट्राइक करती है उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। वहां पर हम बना देते हैं नॉर्मल। ये हो गया नॉर्मल। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनाती है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। अगर ये मीडियम चेंज ना होता, अब ये यहां पर क्या है? एयर, और यहां पर क्या है? ग्लास। एयर और ग्लास। तो जब लाइट रे एयर से ग्लास के अंदर एंटर कर रही है, अगर एयर में ही लाइट रे रहती तो ऐसे सीधे सीधे चली जाती, सीधे सीधे चली जाती। ठीक है, लेकिन लाइट रे एयर से ग्लास के अंदर एंटर कर रही है तो लाइट रे झुक जाएगी, थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, ऐसे मुड़ेगी। इस मुड़ने को ही हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो इसलिए ये वाली जो लाइट रे है दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। इस लाइट रे को हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। और ये जो मुड़ी हुई लाइट रे है इसको क्या कहेंगे? रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे। और अब जब ये लाइट रे, ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट रे है, अब ये वाली लाइट रे भी तो रुकेगी नहीं। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, तो रिफ्लेक्शन का तो सवाल ही नहीं उठता। तो ये लाइट रे भी यहाँ से ग्लास से वापस एयर में चली जाएगी। ये बाहर वाला मीडियम पूरा का पूरा एयर है, तो यहाँ पर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये हो गया नॉर्मल। ठीक है, और फिर फिर क्या होगा कि लाइट रे वापस से एक नया चीज देखी गई कि लाइट रे जो इंसिडेंट रे थी ना, जिसको आगे तक प्रोड्यूस कर रखा था, वो उसी के पैरेलल हो जाएगी, और इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच का, इसको क्या बोलते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट।
लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज एंगल ऑफ इमर्जेंस, स्मॉल ई। और ये आर है तो ये भी आर ही होगा। क्यों? क्योंकि ये भी नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल है, यानी कि ये भी परपेंडिकुलर ये भी परपेंडिकुलर, तो दो परपेंडिकुलर्स आपस में पैरेलल होती हैं। तो जब आपस में पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, इस वजह से दोनों इक्वल है। ठीक है, तो क्या देखा जाता है कि जो हमारी इमर्जेंट रे है वो ओरिजिनल इंसिडेंट रे को अगर आगे प्रोड्यूस करा जाए तो उसके पैरेलल ही होती है। ठीक है, तो ये चीज़ है। इसके बाद नोट करके एक चीज़ ये नोट करेंगे आप कि जब भी कभी लाइट रे, पहली चीज़, पहला पॉइंट रिफ्रैक्शन में कि लाइट का बेंड होना ही रिफ्रैक्शन कहलाता है। बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। लाइट रे जब भी कभी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो वो थोड़ा सा झुक जाएगी, बेंड करेगी। उसके बाद कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट्स स्पीड चेंजेस, उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, इस वजह से जो है रिफ्रैक्शन होता है। अच्छा, उसके बाद आपको दो चीज़ें ये नोट करनी है कि जब लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगी, when light ray goes from rarer to denser medium, it bends towards the normal. When light ray goes from denser to rarer medium, it bends away from the normal, या it moves लिखना चाहिए, it moves away from the normal. ठीक है, ये चीज़ मैं अब इस चीज़ को यहाँ पर आप रिलेट करके देख लीजिए रिफ्रैक्टिंग स्लैब वाले एक्सपेरिमेंट से। तो यहाँ पर ये जो ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब में ये होता है कि देखिए लाइट रे ऐसे तो सीधी ही जा रही थी। ठीक है, तो ऐसे अगर देखते, अगर इसका मीडियम चेंज ना होता, अगर ये एयर से ग्लास में ना आती, तो ये लाइट रे ऐसे आ रही है तो ये ऐसे ही सीधी चली जाती। लेकिन लाइट रे का मीडियम चेंज हो गया, वो एयर से ग्लास में, यानी कि रेयरर से, रेयरर का मतलब होता है खुला खुला, ठीक है, और डेंसर का मतलब होता है बंधा हुआ। ठीक है, लेकिन अगर इसकी डेफिनेशन पूछी जाए तो डेफिनेशन ये होती है, रेयरर मीडियम को ये बोला जाता है कि वेयर लाइट ट्रेवल्स विद द नॉर्मल स्पीड ऑफ लाइट। नॉर्मल स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, उसको रेयरर मीडियम बोलते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ देखिए, ये नॉर्मल ये है ना, तो ये नॉर्मल की तरफ झुक गई, बैंड हो गई, बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो जब ये रेयरर से डेंसर में आई तो इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और अब ये डेंसर से रेयरर में जा रही है। तो अब आप ये सोचिएगा कि अगर मीडियम चेंज ना होता तो ये लाइट रे ऐसे ही तो चली जाती सीधी सीधी, लेकिन नाउ इट इज नॉट बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब इस अपने मीन पाथ से दूर की तरफ हट जाएगी, नॉर्मल से दूर की तरफ हट जाएगी। समझ गए? ठीक है, अच्छा जी, तो दो चीज़ें ये हो गई कि रेयरर से डेंसर में है तो नॉर्मल की तरफ झुकेगी, डेंसर से रेयरर में है तो नॉर्मल से दूर भागेगी। हाँ जी, एंगल ऑफ इमरजेंस ये वाला है, ये जो इमरजेंट रे है ना, ये जो नॉर्मल के साथ बना रही है, ये एंगल ऑफ इमरजेंस है। ये मैंने डॉटेड लाइन बनाई इसलिए दिख नहीं रहा होगा, ये है। ठीक है, अच्छा, दो लॉज हैं रिफ्रैक्शन के, वो लॉज में लिखवा नहीं रहा हूँ, वो आपको वैसे ही पता है। पहला लॉ तो वही है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, यानी कि इन तीनों रेज को मैं सेम प्लेन में, मैं इस पर सेम व्हाइट बोर्ड पर बना सकता हूँ, आप सेम अपना नोटबुक में बना सकते हैं। तो इसके बाद कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इसके बाद जब आप जो आपको रिवाइज करना है वो है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो फर्स्ट लॉ वही है कि इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे
and the normal to the point of incidence all lie in the same plane. ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो एक तो ये हो गया लॉ, और दूसरा लॉ इसमें ये होता है, अलग लॉ है वो, जैसे रिफ्लेक्शन में था ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, वो नहीं होता यहाँ पर। यहाँ पर क्या होता है, इसको बोलते हैं स्मॉल एन, जैसे लिखते हैं ना ऐसे स्मॉल एन, इसको थोड़ा नीचे खींच लीजिए, इसको बोलते हैं ईटा। ठीक है, एनसीईआरटी में ये दे रखा है, नहीं तो इसको ना ऐसे भी बोलते हैं कि स्मॉल यू बनाकर इसको थोड़ा सा नीचे खींच दो, इसको बोलते हैं म्यू। तो ये चाहे म्यू लिख लो चाहे ईटा लिख लो, एक ही बात है, ये दोनों ही रिप्रेजेंट करते हैं किसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आप ये कहेंगे कि ईटा इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, मतलब साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये इनका जो रेशो है वो फिक्स होता है और इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं इस वाले केस की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हमें ये देखना होता है कि ये लाइट रे कहाँ से कहाँ आ रही है। अगर मान लीजिए लाइट रे मीडियम 1 से मीडियम 2 में आ रही है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 ईटा 2, 1 ईटा 2, यहाँ पर लिख भी लेंगे फॉर लाइट एंटरिंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2। ये उस लाइट की बात करी जा रही है जब लाइट रे आपकी मीडियम 1 से मीडियम 2 में एंटर करेगी, तब के लिए बात करी जा रही है। where eta is called रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ईटा को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल देते हैं। अब देखिएगा इसमें ये कहते हैं 1 ईटा 2 इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 ईटा 2 को कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। है अभी पेपर जिसमें, और मतलब मोबाइल वगैरह पर मिल जाए, जिसमें रिफ्रैक्शन का कोई क्वेश्चन हो, देखना अगर है तो करते हैं उसको। 1 ईटा 2 इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, है ना, ये बोला जाता है। इसका एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला तो आपने देख ही लिया, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एक फॉर्मूला इसका ये भी होता है 1 ईटा 2 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट in medium 1 upon speed of light in medium 2।
स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, एक ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा नोट करके लिखेंगे, इफ मीडियम 1 is air, then refractive index is called, क्या कहते हैं, याद है किसी को? अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अगर मीडियम 1 एयर है, दूसरा मीडियम कुछ भी हो, अगर मीडियम 1 एयर है तो उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, और मीडियम 1 एयर के अलावा कुछ भी है तो उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। अदरवाइज इट इज कॉल्ड रिलेटिव otherwise it is called relative refractive index or simply रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सिर्फ उसको फिर सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही बोल देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज और नोट करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि अगर लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है, उसकी वैल्यू मुझे पता है, तो अगर लाइट मीडियम 2 से मीडियम 1 में जाए तो उसकी वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूँ? देखिएगा, बहुत आसान है ये। अगर लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है तो उसको क्या बोलेंगे? 1 ईटा 2, तो इसका फॉर्मूला ही बन जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, V1 अपॉन V2। समझिए? ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से उल्टा कर लो, अगर 2 ईटा 1 है तो 2 ईटा 1 का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, यानी कि V2 अपॉन V1, ये हो गया। ठीक, अब ये जो 2 ईटा 1 है, इस 2 ईटा 1 को ये कर सकते हैं, इट इम्प्लाइज दैट 1 अपॉन 2 ईटा 1, इसको क्या कर सकते हैं, मतलब आपने इसका रेसिप्रोकल ले लिया। 2 ईटा 1 एक टर्म है, ठीक है ना, तो 2 ईटा 1 का आपने रेसिप्रोकल ले लिया तो 1 अपॉन 2 ईटा 1 हो गया। ये क्या हो जाएगा? V1 अपॉन V2। इट इम्प्लाइज दैट 1 ईटा 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 ईटा 1। मगर मतलब अगर आप 1 से 2 में जा रहे हैं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, और 2 से 1 में जाने वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो 1 ईटा 2 का रेसिप्रोकल कर दो, या 2 ईटा 1 वाला आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, 1 ईटा 2 निकालना चाहते हो तो 2 ईटा 1 का रिफ्रैक्ट आप रेसिप्रोकल कर दो। ठीक है, ये हुआ। एक क्वेश्चन नोट करिएगा, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू अ ग्लास प्लेट क्वेश्चन है, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू अ ग्लास प्लेट air into a glass plate
हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, having refractive index 1.50, full stop. What is the speed of light in glass? इसका सॉल्यूशन देखिए, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू अ ग्लास प्लेट, तो लाइट एयर से किसी ग्लास प्लेट में एंटर कर रही है हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, तो लाइट कहाँ से, एयर से, ए फॉर एयर, जी फॉर ग्लास, तो लाइट एयर से ग्लास में एंटर कर रही है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.50। ये याद रखिएगा कि लाइट जिस मीडियम में एंटर करती है ना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको दे रखा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर हमको सिर्फ यही दे रखा होता कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.50, तो मैं अपने आप से ये मानकर चलता कि लाइट रे एयर से आ रही है और ग्लास के अंदर एंटर कर रही है, हम ये मानकर चलेंगे बाई डिफॉल्ट, ठीक है। और यहाँ पर पहले से ही दे रखा है कि लाइट रे एयर से आ रही है और ग्लास में एंटर कर रही है, तो ए ईटा जी 1.50 है, वो कह रहे हैं व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो इसको क्या लिखेंगे, ए ईटा जी। भाई 1 ईटा 2 क्या था, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, यानी कि ए का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर वी ए, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इज वी ए अपॉन वी जी इज इक्वल टू 1.50। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर ये कितना होता है बताएंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10 की पावर 8, मैं सोच क्यों रहा हूँ भाई इतना, 3 × 10 की पावर 8 अपॉन वी जी इज इक्वल टू 1.50 को 1.5 बोल सकते हैं सिंपली, 1.5 1 जा 1.5, 1.5 2 जा 3, ठीक है। वी जी को इधर ले आओ, वी जी इंटू 1 इज वी जी, तो वी जी इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लासेस 2 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हुआ। इसके बाद एक और एनसीईआरटी का था ये क्वेश्चन, एक और देखिएगा, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर if the refractive index of water for light going from air to water if the refractive index of water for light going from air to water be 1.33, comma, what will be the refractive index for light going from water to air, going from वाटर टू एयर, तो लाइट जो वाटर से एयर में जाती है उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, तो आप समझ ही गए होंगे। 1 से 2 में जाने का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर निकालना है तो 2 से 1 में जाने वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेसिप्रोकल कर दीजिए। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो 1.33 है ना, कुछ वैल्यूज़ ना फिक्स्ड होती हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू होती हैं। जैसे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप कभी भी देखें, कोई भी क्वेश्चन पेपर आ जाए तो 1.50 दे रखा है, वो 1.50 ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि वो कुछ और हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो फिक्स है, ठीक है। और इसी तरीके से जब एयर से वाटर में लाइट रे जा रही है, यानी कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो, एयर से वाटर में जा रही है लाइट रे, तो वो 1.33 रहेगा। 1.33 को आप बाय डिफ़ॉल्ट 4/3 लेकर चलेंगे, 4 को 3 से डिवाइड करके देखो 1.33 ही आता है।
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर, ए ईटा डब्ल्यू, लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर 1.33 है। ये क्या हो गया 4/3। देयर फोर refractive index of light going from water to air is 3/4, 0.75। ठीक है ना, ये 0.75 हो गया। एक और क्वेश्चन है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, पेपर में भी कई बार आ चुका है, एनसीईआरटी का, मैं भी एक दो बार करा चुका हूँ, दोबारा करवा रहा हूँ। द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर the refractive indices of kerosene, the refractive indices of kerosene, turpentine and water are 1.44, 1.47 and 1.33 respectively। फुल स्टॉप। वो पूछ रहे हैं इन विच ऑफ दीज मटेरियल्स डज लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट। इन विच ऑफ दीज मटेरियल्स डज लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट, इनमें से किस मटेरियल में लाइट जो है वो फास्टेस्ट, बहुत तेज, सबसे तेज ट्रैवल करती है। तो देखिएगा कैसे देखना होगा इसको। कैरोसिन, कैरोसिन आप जानते हैं मिट्टी का तेल बोलते हैं जिसको, तो कैरोसिन जो है वो 1.44, 1.44। तो द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस, इंडेक्स का प्लूरल होता है इंडिसेस, द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ कैरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर आर 1.44, 1.47 एंड 1.33 रिस्पेक्टिवली। ये नहीं दे रखा है कि कैरोसिन में लाइट रे आ कहाँ से रही है, टर्पेंटाइन में लाइट रे आ कहाँ से रही है। जब नहीं दे रखा होता, सिर्फ ये दे रखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कैरोसिन इज 1.44, तो हम ये मानकर चलेंगे कि लाइट रे एयर से कैरोसिन के अंदर एंटर कर रही है। ठीक है भाई दर्शित। हाँ, गुड मॉर्निंग। तो तुम आजकल रात में देर देर तक पढ़ रहे हो क्या? ये तो सुबह होता है ना 3:30 तो। सुबह ऐसा क्या किया? ऐसे ही नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स तो एक ओटीटी ऐप है, उस पर कोई फिल्म चल रही थी। सीरीज कौन सी? सीरीज कौन सी चल रही थी इतनी इंटरेस्टिंग भाई, मुझे भी बता दो, मैं भी देख लूंगा। लेकिन इसको कहते हैं ईमानदारी, ईमानदारी से एटलीस्ट बता दिया इसने। भाई आज सो जाना और ये नेटफ्लिक्स वगैरह छोड़ दो। समय का सदुपयोग। चलिए, तो यहाँ पर है 1.44, तो ए ईटा के एयर से कैरोसिन में लाइटर एंटर कर रही है, तो ये हो गया 1.44। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या बोलूँगा, ए ईटा के का मतलब क्या है, वी ए अपॉन वी के, यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन कैरोसिन इज इक्वल टू 1.44। मुझे तो ये बताना है इन विच ऑफ दीज मटेरियल्स डज लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट, तो कैरोसिन में कितनी जाएगी, वी के इधर, 1.44 इधर, वी के इज इक्वल टू 1.4 वी ए अपॉन 1.44। ये हो गया। सिमिलरली
सिमिलरली जब हम टर्पेंटाइन की बात करेंगे तो ए ईटा टी, टी फॉर टर्पेंटाइन। टर्पेंटाइन होता है ये जो प्राइमर लगाया जाता है दरवाजों पर या मेटल ऑब्जेक्ट्स पर पेंट करने से पहले। तो ए ईटा टी इज इक्वल टू 1.47। इसका मतलब वी ए अपॉन वी टी इज इक्वल टू 1.47, मतलब वी टी इज इक्वल टू वी ए अपॉन 1.47। एंड इसी तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन कैरोसिन वो हो गया वी ए अपॉन 1.44, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन टर्पेंटाइन वी ए अपॉन 1.47 ये हो गया। इसी तरह से वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर वी डब्ल्यू ये हो जाएगा वी ए अपॉन 1.33। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है कि वी मीडियम यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम होगा उसकी वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम किसका है, 1.44, 1.47, 1.33, सबसे कम 1.33। तो लाइट विल ट्रेवल फास्टेस्ट इन वाटर। ठीक है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल समझ गया ना कि भाई वो दूसरी तरफ राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में है। तो हम ये कहेंगे वी मीडियम वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, ये मीडियम ही तो है, वाटर टर्पेंटाइन कैरोसिन। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम वो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो हमने ये कह दिया देयरफॉर लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन वाटर वाटर में लाइट सबसे ज़्यादा तेज ट्रैवल करेगी, फास्टेस्ट ट्रैवल करेगी। ये हो गया। उसके बाद है ये स्फेरिकल लेंसेज वाला। तो स्फेरिकल लेंसेज में आप ये देखिएगा कि दो तरीके के लेंसेज होते हैं। वो क्वेश्चन पेपर मिला नहीं? अच्छा 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 अच्छा, स्कूल से मिली होगी ये कॉम्पिटेंसी फोकस प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अरे भाई इसमें तो बहुत सारा 150 पेज है लगभग, सब कुछ हो गया ना पूरा। हाँ, एसिड बेस के भी हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड है ना ये, तो वो वाले हो गए ना 1 मार्कर्स सब है। हम्म। चलो इसको बाद में करवा दूंगा, बता देना मुझे किसी दिन ना, करवा देंगे। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट नोट करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल लेंसेज। अब जो स्फेरिकल लेंसेज हैं, स्फेरिकल लेंसेज दो तरीके के होते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉनकेव लेंस। सर केमिस्ट्री में एक डाउट है। भेज दो। यस सर। रुको जरा ये देखता हूँ। बताना भाई सभी बच्चे जरा देख कर क्या चीज़ है ये। एक क्वेश्चन है, इन द गिवन सीरीज ऑफ रिएक्शंस
In the given series of reactions, name the compounds X and Z. First, second है which type of reaction is X2Z? NaCl plus H2O plus CO2 प्लस NH3। कौन से चैप्टर में से दिया है ये क्वेश्चन? क्या है ये? हाँ यार, एसिड बेस तो कहीं कुछ ना, तो कोई एसिड नज़र आ रहा ना इसमें बेस, और सिमिलरली मेटल और नॉन मेटल भी नज़र नहीं आ रहा है। अब ये रिएक्शन करने के बाद में हमें मिलता है X प्लस वाई, X प्लस वाई, और X प्लस वाई को जब गर्म कर देते हैं तो मिलता है Z प्लस H2O प्लस CO2। बताइए क्या होगा ये? तो बेकिंग सोडा NaHCO3, NaHCO3, तो ये तो बनेगा NaHCO3 NaHCO3, अरे हीट करने के बाद में ना H2O अलग जा रहा है, CO2 अलग जा रहा है, तो NaHCO3 डॉट H2O भी है क्या? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाला भी है ना ये, तभी तो हीट करके होगा। ये तो दोबारा इसमें ऐड करा जा रहा है। वॉशिंग सोडा बनेगा, रुको रुकिए 1 मिनट, नोट्स में चेक करके बताता हूँ यार क्या था। एक मिनट में कंफर्म कर रहा हूँ, रुको जरा। बस एक, नहीं ये तो NaHCO3 हो जाएगा, है ना? ये NH4Cl2 नहीं, NH4Cl बस। नहीं नहीं, Cl2 नहीं होगा, NH4Cl ही तो होगा बस। Na2CO3 बस, ये Na2CO3 होगा, ये NaHCO3 है, ये NH4Cl है, और ये क्या बनेगा? डॉट NH2O। ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगा? वॉशिंग सोडा, और ये Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट हो ही गया, और ये बेकिंग सोडा हो ही गया।
सोडियम क्लोराइड, बिल्कुल ठीक। NaHCO3 को हीट करते हैं तो Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O मिलता है, और Na2CO3 में 10H2O, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी कि वॉशिंग सोडा बन जाता है। और बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और इसको इस रिएक्शन का ना कुछ नाम भी होता है, इसी रिएक्शन का, ये जो पूरी रिएक्शन है ना, ये 3 स्टेप्स में होती है, इस रिएक्शन का कुछ नाम भी होता है। वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन तो है ये, फॉर्मेशन ऑफ वॉशिंग सोडा तो है। विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज X to Z, X से, अच्छा X से Z तक, X से Z तक, X से Z तक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हाँ बिल्कुल, ये वाला पूछ रहे थे कि X से Z तक कौन सा है। ठीक है जी, बस तो आज भाई इतना ही कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और कोई पर्टिकुलर डाउट तो नहीं था जी? हाँ चलिए जी, ठीक है, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ भाई, पढ़ाई शुरू कर दी है अब? चलो ठीक है, गुड इवनिंग। अच्छा मैंने ना मैसेज किया था, शायद उसने देखा नहीं होगा।